माहिद खामोशी से अबीरा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरे की हल्की रोशनी में वो राइटिंग टेबल के करीब खड़ा हुआ, हाथ किनारे से सहारा लिए हुए। एक आंसू बेख्तियार टेबल पर गिर गया। फौरन हाथ की पुश से साफ किया, जैसे खुद भी आंसू छुपाना चाहता हो, मगर दिल के अंदर तड़प छुपने को तैयार नहीं। वो कुर्सी का सहारा लेते हुए बैठ गया था। नजरें ज़मीन पर जम गई थी, लेकिन रोशनी की एक चमक सामने रखी किताब के किनारे को देख कर रुकी, जैसे छोटी छोटी चीज़ें भी अबीरा की याद दिला रही हूँ। हर सांस भारी था, दिल के अंदर एक खालीपन बैठा हुआ था, महसूस हो रहा था। टेबल पर बिखरे कागजात, किताबें और हवा की हल्की जंबिश, सब कुछ इसे अबीरा की गैर मौजूदगी याद दिला रही थी। लब खामोश थे, मगर हाथ, नजरें और चेहरा सब कुछ कह रहा था। माहिद रोना चाहता था, मगर दिमाग में बाबा की आवाज़ गूंज रही थी, कमज़ोर लोग रोते हैं, हम कमज़ोर नहीं, हम इसे ढूंढ लेंगे। माहिद ने सिर्फ सर हिलाया, आंखें झुकाई और खामोश बैठा रहा। कुछ लम्हे इसी खामोशी में गुजरे। पाँव हल्के हल्के हरकत कर रहे थे और नसरें एक नुक्ते पर जम गई थी। आपी कहाँ है? वापस आ जाओ, कुछ अच्छा नहीं लगता आपके बगैर। माहिद ये सोचते सोचते तड़प कर रो रहा था, एक मासूम बच्चे की तरह दोनों हाथों में अपना चेहरा लिए आगे पीछे हिल रहा था। इसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अरूप ने अंदर कदम रखे। माहिद को इस तरह रोते हुए देखकर माँ की आंखों से भी आंसू छलक गए। वो आगे बढ़ी और माहिद की पीठ पर हाथ रखा। हाथ का लम्स थोड़ा कांप रहा था, मगर फिर भी रुकने को तैयार नहीं था। माहिद ने चौंक कर देखा, मगर अपनी माँ की सूजी लाल आंखें देखकर वो मजीद रो दिया था। माँ के हाथ को थामकर लबों से इसे लगाकर माथे पर टिका दिया, जैसे एक मासूम बच्चा दर्द के लम्हे में माँ की आगोश में छुप जाता है। सर टिकाए वो माँ और बेटा कुछ लम्हों के लिए खामोशी से रोते रहे। कमरे में सिर्फ सांसों की हल्की हिचकियाँ, हाथों की लर्जिश और दर्द भरे दिलों की धड़कनें गूंज रही थी। माहिद बेटा, सब्र से काम लो। अरूप के हाथ इसकी पीठ पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, मगर आवाज़ साथ नहीं दे पा रही थी। जुमला पूरा होने से पहले ही टूट गया। अगर तुम यूँ टूट जाओगे तो आगे के लफ्ज़ इसके होंठों पर आकर रुक गए। आंखों में जमा आंसू बहने लगे और आवाज़ सिसकी में बदल गई। माहिद ने सर नहीं उठाया। वो माँ के हाथ की गिरफ्त में यूं साकत था, जैसे बस यही लम्स इसकी दर्द की घड़ी में राहत दे सकता हो। अरूप की उंगलियां भी कभी मजबूत हो जाती, कभी ढीली पड़ जाती, जैसे वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। कमरे में कोई बात पूरी नहीं हो रही थी। लफ्ज़ अधूरे थे, सांसें भारी और आंसू वो सब कुछ कह रहे थे जो वो कहा नहीं जा सकता था। माँ और बेटा दोनों खामोश थे, और इस खामोशी में अबीरा की कमी सबसे ज़्यादा बोल रही थी। दूसरी जानिब तबरेज़ खान रोज़ की तरह अपनी बेटी की तलाश के बाद थक हार कर घर वापस लौटा था। घर में दाखिल हुआ तो ना माहिद नजर आया, ना अरूप। मुलाजमों से पूछते हुए इसका रुख सीधा अबीरा के कमरे की तरफ हो गया, जैसे इसका दिल जानता हो कि दोनों वहीं मिलेंगे। दरवाज़ा खोला तो अंदर का मंजर देखकर इसके कदम वहीं रुक गए। माहिद कुर्सी पर बैठा, सर झुका हुआ, अरूप इसके करीब खड़ी थी, एक हाथ इसकी पीठ पर रखा हुआ। कमरे में सिसकियों की हल्की सी आवाज़ अब भी बाकी थी। तबरेज़ खान की आवाज़ सख्त थी और नज़रें इससे भी ज़्यादा सख्त थी। अफसोस है मुझे तुम पर माहिद, बजाय इसके कि तुम अपनी माँ को हौसला दो, तुम यहाँ औरतों की तरह बैठ कर रो रही हो। माहिद ने चौंक कर सर उठाया, जल्दी से हाथ के पुश से आंसू साफ किए। अरूप अब भी रो रही थी, उसने नज़रें नहीं उठाई थी। बाबा, माहिद की आवाज़ भरी हुई थी, मगर उसने बात पूरी की। बाबा, दादा, अगर सीने में दर्द अगर सीने में दबाया जाए तो ख़त्म नहीं होता, बढ़ जाता है, और आंसू सिर्फ औरत बहा सकती है। ये कहाँ लिखा है? वो ये भी बता दे, जब मर्द तकलीफ में हो तो इसे क्या करना चाहिए। माहिद अपनी बहन की जुदाई में पूरी तरह टूट चुका था। तबरेज़ ने गहरी सांस ली और नजरें इस पर जमाए रखी थी। 2 कदम बढ़कर कमरे के अंदर में आया था। मर्द को सब्र करना चाहिए, अल्लाह ने मर्द को मजबूत बनाया है। आवाज़ में सख्ती बरकरार थी। मैं ये नहीं कहता कि आंसू सिर्फ औरतों के लिए है, मगर मुश्किल वक्त में अगर मर्द ही टूट जाए तो हालात का मुकाबला फिर कौन करेगा। कमरे में खामोशी उतर आई। माहिद ने नजरें झुका ली। दिल मुतमईन नहीं था, मगर बाप के एहतराम में जवाब नहीं दे पाया था। अरूप का हाथ इसकी पीठ पर अब भी था, मगर अब वो हाथ खुद भी कांप रहा था। कहना चाहती थी, मगर हमेशा की तरह अपने शौहर की फर्माबरदार बीवी फौरन से नहीं बोली। अबीरा का कमरा और इसके अंदर 3 लोग, हर एक अपने अपने अंदाज में दर्द को झेल रहा था। बाबा, खुदा के लिए आप ही को कहीं भी से भी ढूंढ कर ले आए। अब और सब्र नहीं होता, सब्र की अब एक हद होती है, और जब वो हद टूट जाए तो ज़िंदगी मौत से ज़्यादा बदतर लगने लगती है। ये कहते हुए माहिद तड़प कर रोने लगा और बाप के कदमों में जा बैठा। ये लम्हा बेहद तकलीफ था। एक जवान बेटा आंसुओं में डूबा हुआ अपने बाप के कदमों में बैठा था, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद वो इसकी बहन को वापस ले आए। अरूप की सिसकियाँ और तेज़ हो गई थी। इसने दुपट्टे का पल्लू मुंह पर रख लिया था, जैसे अपनी आवाज़ को अंदर ही अंदर कहीं दफन करना चाहती हो, मगर सिसकियाँ मानने को तैयार नहीं थी। तबरेज़ खान ने छत की तरफ देखा और गहरी सांस ली, जैसे ये लम्हा इस पर हद से ज़्यादा भारी गुजर रहा हो। नीचे झुककर माहिद के कंधों पर हाथ रखा, उसे उठाया और खींचकर अपने सीने से लगा लिया। माहिद लगकर
माहिद लगकर और भी खूब फूट कर रो दिया था। बाप की शफकत से इसे मजीद कमज़ोर कर गई थी। क्यों तोड़ रहे हो तुम दोनों मुझे? आवाज़ भारी थी, दबी हुई। तुम्हें क्या लगता है मैं तकलीफ़ में नहीं हूँ? वो मेरी भी बेटी है। एक लम्हा, एक सेकंड भी सुकून से नहीं गुजरता। अगर मैं रो नहीं रहा तो उसका ये मतलब नहीं कि मैं दर्द में नहीं हूँ। तुम लोग मुझे क्यों तोड़कर रुलाना चाहते हो? कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। उसने फौरन रुख मोड़ लिया, जैसे किसी को आंसू दिखाना गवारा ना हो। अरूप चलते हुए बाप और बेटे के पास आ खड़ी थी। दोनों के कंधों पर हाथ रखे टूटी हुई माँ अपने शौहर और बेटे को हिम्मत देने के लिए आगे बढ़ी थी। मत रोके खुद को, आप भी रो लीजिए खान। अरूप की कपकपाती आवाज़ इसके करीब आकर ठहरी। तबरेज़ खान ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा, आंखों में वही ठहरा हुआ दर्द। ऐसे क्या देख रहे हैं? सही कह रही हूँ, रो लीजिए, गम हल्का हो जाएगा। इस तरह अंदर ही अंदर कब तक दर्द झेलते रहेंगे? दर्द को ज़्यादा देर तक दबाया जाए तो वो नासूर बन जाता है। मैं चाहता हूँ ये दर्द नासूर ही बने। आवाज़ धीमी थी मगर फैसला इसमें साफ था, ताकि जब वो शख्स मेरे सामने आए जिसने मुझसे मेरी बेटी, मेरे घर की इज्जत, मेरे घर की लाज छीनी है, तो मैं ऐसा अंजाम दिखाऊं कि कोई बदबख्त दोबारा किसी बाप से इसकी बेटी छीनने की जुर्रात ना करे। तबरेज़ खान के लहजे में गुस्सा और तपिश इस कदर वाज़ेह थी कि माहिद और अरूप दोनों खामोश हो गए। सिर्फ एक लम्हा, एक झलक बाप के दिल के अंदर भटकती हुई आग की वो हल्की सी चमक देखकर इन दोनों को फ़ौरन एहसास हो गया कि दर्द सिर्फ वही नहीं जो वो खुद महसूस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा माहिद और अरूप अब रो कर क्या कुछ कहकर किसी का इम्तिहान का सामना नहीं कर सकते थे। इस लम्हे खामोशी ही सबसे बड़ी जुबान थी। कमरे में खामोशी उतर गई, जैसे दर्द अपनी जगह जमकर इंतजार कर रहा हो। गांव के पुराने हिजरे में जिरगा बैठ चुका था। फर्श पर सफ़ेद चादरें बिछी थी। दीवारों के साथ बुजुर्ग कितार में बैठे थे। निज़ाम एक संजीदा खामोशी सी थी, ऐसी खामोशी जो बोलने से पहले ही फैसला थमा देती है। कोई ऊंची आवाज़ नहीं थी, कोई गैर ज़रूरी जंबिश नहीं, बस नज़रें थी जो कभी ज़मीन पर झुकती थी, कभी एक दूसरे के चेहरों पर रुक जाती थी। तबरेज़ खान एक तरफ बैठा था, कंधे तन गए थे, हाथ घुटनों पर जमी गिरफ्त में थे। चेहरा सख्त था, आंखें सामने, जैसे वो यहाँ रहम मांगने नहीं आया हो बल्कि बर्दाश्त की आखिरी हद पर खड़ा हो। वो बाप था जिसकी बेटी घर से गई थी और वापस नहीं आई थी। उसके बिल्कुल सामने अफजल खान बैठा था। निगाहें बार बार इधर उधर हो रही थी। बैठक में वो ठहराव नहीं था जो वो तबरेज़ खान के वजूद से टपक रहा था। चेहरे पर एक अनजानी सी सख्ती थी, जिसे वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि वो बेकसूर है। दरमियान में शमशीर लाला बैठा था। उम्र, तजुर्बा और वकार एक साथ इसके चेहरे पर लिखे थे। आंखें नीम व मगर होश पूरी तरह हाजिर था। वही इस जिरके का महवर था। इस शख्स की एक जुमले पर फैसले बनते और बिगड़ते थे। ये आम बैठक नहीं थी, ये वो जगह थी जहाँ बात घुमाई नहीं जाती और सच से नजरें नहीं चुराई जाती। यहाँ हर लफ्ज़ सोचकर बोला जाता था और हर खामोशी कुछ ना कुछ कह जाती थी। जिरगा मुकम्मल हो चुका था, सब आ चुके थे। शमशीर लाला ने नजरें उठाई। हुजरे में बैठे लोग सीधे हो गए। वो लम्हा आ गया था जिसका सबको इंतजार था। अब बात शुरू करते हैं। आवाज़ ऊंची नहीं थी मगर वज़नदार थी, ऐसी आवाज़ जिसमें टाल मटोल की गुंजाइश नहीं होती। शमशीर लाला की निगाह पहले तबरेज़ खान पर गई। वो खामोश था, आंखों में दुख था मगर ज़ुबान बंद थी। बेटी का बाप होने के नाते वो अंदर ही अंदर टूट चुका था, मगर चेहरे पर ऐसा ठहराव था जो रूप भी रखता था और वक़ार भी। फिर शमशीर लाला ने रुख अफजल खान की तरफ किया। चंद लम्हे से देखा, ऐसे जैसे इसके चेहरे से नोच लेना चाहता हो। अफजल खान, तबरेज़ खान जो इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या वो सच है? शमशीर लाला की आवाज़ में गरज शामिल हो चुकी थी। शमशीर लाला की आवाज़ गूंजी तो हुजरे में बैठे बुजुर्ग खामोश हो गए थे। किसी ने सर नहीं हिलाया था, किसी ने सरगोशी नहीं की। अफजल खान ने हल्का सा पहलू बदला, हाथ घुटनों पर जमी गिरफ्त में जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। तबरेज़ खान की नज़रें सीधे आगे जमी थी, कंधे तन, चेहरा सख्त मगर अंदर से टूटा हुआ। हुजरे में खामोशी ने हर सांस को भारी कर दिया था और दिल की धड़कनें जैसे हर लम्हा महसूस की जा सकती थी। सबके लिए ये लम्हा सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि दबाव और संजीदगी का इम्तहान था। हुजरे में चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी छा गई। अफजल खान कुछ बोले बगैर बैठा रहा, हाथ घुटनों में जमी गिरफ्त पर नजरें नीचे झुकी हुई थी। तबरेज़ खान की उंगलियां आपस में भिज गई थी। चेहरा सख्त और गहरा हो गया था। शमशीर लाला ने आहिस्ता मगर वजनदार आवाज़ में कहा, अफजल खान, मैंने पूछा क्या तुम्हारा बेटा आर्यान खान तबरेज़ खान की बेटी अबीरा को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह करके लेकर गया है या नहीं? ये सवाल नहीं था, ये एक ज़र्ब थी। हुजरे में बैठे सब लोग चौंक गए थे। सांसें रुक सी गई थी, हर आंख अफजल खान पर जम गई थी। अब इसके जवाब के मुंतज़िर थे। जी लाला, बदकिस्मती से ये हरकत मेरे बेटे की है, मगर खुदा गवाह है कि जब इसने ये सब किया मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस हकीकत को आप जहाँ से चाहे जान सकते हैं। अफजल खान ने नज़रें झुकाए शर्मिंदगी और दबाव के साथ बोल रहा था। शमशीर लाला ने एक लम्हे के लिए सुकून से माहौल को
نگاہیں افضل خان پر جمائیں اور پھر آہستہ مگر وزندار انداز میں کہا، تم سے تمہارے بیٹے کا رابطہ ہے یا نہیں؟ یہ بات تبریز خان کی بیٹی کی عزت واپس نہیں لا سکتی۔ جرگے کے اصولوں کے مطابق تمہیں تبریز خان کی رکھی گئی ہر شرط، ہر بات ماننی پڑے گی۔ جو حکم ہوگا شمشیر لالا، میں ماننے کو تیار ہوں، افضل خان نے نظر جھکائے بھاری لہجے میں کہا۔ شمشیر لالا نے تبریز خان کی جانب نظر جماتے ہوئے ایک ہاتھ سے اشارہ کیا تھا۔ بولو تبریز خان، کیا تم چاہتے ہو؟ کس طرح سے تم اپنا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ حجرے میں خاموشی چھا گئی تھی، ہر سانس بھاری، ہر آنکھ دباؤ میں جم گئی تھی۔ شمشیر لالا، میں چاہتا ہوں کہ عزت کے بدلے عزت سے حساب ہو۔ میری بیٹی کی دوری نے ہمیں جو اذیت دی ہے وہ اذیت یہ بھی محسوس کرے۔ تبریز کی آواز میں چیخ نہیں تھی، بس ایک ٹھہرا ہوا زہر تھا۔ آنکھوں کی سرخی، جبڑے کی سختی اور الفاظ کی ٹھنڈی کاٹ حجرے میں بیٹھے ہر شخص کو خاموش کر گئی تھی۔ ہاں بولو افضل خان، شمشیر لالا کی آواز میں نہ نرمی تھی نہ غصہ، بس فیصلہ خیز ٹھہراؤ۔ جو تبریز خان چاہتا ہے، میرے خیال سے تم اچھی طرح سمجھ رہے ہو، منظور ہے؟ اس میں اس کی یہ شرط تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ شمشیر لالا کی شخصیت ایسی تھی کہ لوگ اس کے سامنے بیٹھتے تو عزت بھی کرتے اور اس کی دبنگ موجودگی سے ڈرتے بھی تھے۔ 5 وقت کا نمازی، بات میں 2 ٹوک اور فیصلے میں عدل پسند۔ بندوق چلانا بھی اس سے خوب آتا تھا، مگر اس کا ہاتھ کبھی بے وجہ نہیں اٹھا۔ شمشیر لالا کی بندوق سے نکلی گولی یہ نہیں دیکھتی تھی کہ سامنے امیر ہے یا غریب، وہ صرف یہ پہچانتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص مجرم ہے یا نہیں۔ جرگے میں اس کا اصول سیدھا تھا، خون کے بدلے خون، عزت کے بدلے عزت، ہاتھ کے بدلے ہاتھ اور پیسے کے بدلے پیسہ۔ جس کے ساتھ جس انداز کی ناانصافی ہوتی، واپسی اسی کے انداز سے ہوتی تھی۔ شمشیر لالا، مجھے اس کی شرط سمجھ میں نہیں آ رہی، افضل خان نے قدرے آگے ہو کر کہا تھا، آواز میں الجھن تھی اور آنکھوں میں ابھرتا ہوا اضطراب۔ عزت کے بدلے عزت، میں یہ کیسے دے سکتا ہوں؟ اس کی نظر ایک لمحے کو تبریز خان پر ٹھہر گئی۔ اس نظر میں حیرت بھی تھی اور ایک دبا ہوا غصہ بھی۔ تبریز خان نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس کی نظر شمشیر لالا پر تھی اور وہ وہیں بیٹھا رہا، چہرہ سخت، آنکھوں میں سرخی جمی ہوئی، جیسے جواب لفظوں میں نہیں بس اس کی خاموشی میں تھا۔ کھل کر کہو تبریز خان، تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ آ جائے کہ تم کیا چاہتے ہو۔ شمشیر لالا کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا جو بات کو اور گہرا کر گیا تھا۔ تبریز خان نے سرخ آنکھوں سے افضل خان کی طرف دیکھا۔ میری بیٹی کی عزت کو پامال کر کے تمہارے بیٹے نے اپنی مرضی اس پر مسلط کی۔ اگر واپس بھی آ جائے تو عزت واپس نہیں آئے گی، اس لیے میں کسی صلح یا رعایت کا طالب نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عزت کے بدلے عزت سے حساب ہو، تاکہ جو اذیت اس کی دوری نے ہمیں دی ہے وہ اذیت تم بھی محسوس کرو۔ میری شرط واضح ہے، تمہاری بیٹی میرے بیٹے کے حصے میں آئے تبھی عزت کا حساب برابر ہوگا۔ تبریز خان کی بات پر افضل خان کی سانسیں جیسے ایک لمحے کو رک گئی تھی، آنکھوں میں حیرت اور غصہ اس شدت سے اترا کہ وہ سب کچھ اس کے چہرے پر صاف دکھائی دینے لگا۔ تبریز خان کی بات پر حجرے میں بیٹھے بزرگوں کے چہروں پر ایک ساتھ سختی اتر آئی تھی، کسی نے نظر جھکا لی، کسی نے داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور کسی نے بے اختیار گہری سانس لی۔ جرگے کی فضا اچانک بھاری ہو گئی، جیسے ہوا بھی فیصلہ سننے کے بوجھ تلے رک گئی ہو۔ شمشیر لالا خاموش بیٹھا تھا، نظریں زمین پر جمی ہوئی تھی، مگر انگلیوں کی ہلکی سی جنبش بتا رہی تھی کہ بات اب ایک نازک موڑ پر آ چکی ہے۔ تبریز خان کی آواز ایک بار پھر سے جرگے میں گونجی، اور لالا، میں چاہتا ہوں کہ آپ افضل خان پر ابھی سے واضح کر دیں کہ اس کا اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں ہوگا۔ وہ ہمیشہ بطور سزا میرے بیٹے کے ساتھ رہے گا، بطور میرے بیٹے کے ساتھ رہے گی۔ یہی اس کے بیٹے کی سزا ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی متبادل نہیں۔ شمشیر لالا نے نظریں افضل خان پر جماتے ہوئے کہا، جواب دو افضل خان، تمہیں تبریز خان کی بات قبول ہے یا نہیں؟ جرگے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تبریز خان سرخ آنکھوں سے اور سخت چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، سب کی نظریں افضل خان پر جم گئی تھی۔ یہاں صرف 2 بات تھے اور ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت ٹکرا رہی تھی۔ میرا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، کوئی لین دین نہیں، پھر اتنی سخت شرط رکھنے کا جواز پیدا نہیں ہوتا۔ افضل خان نے دلیل دینی چاہی۔ شمشیر لالا نے غصے بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، دلیل نہیں مانگی، جواب مانگا ہے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے۔ ایک بیٹی کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، اگر یہ بات باپ بیٹے سمجھ لیں تو کبھی کسی بیٹی کے باپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ شمشیر لالا کی آنکھوں میں لال ڈورے ابھرنے لگے تھے۔ معذرت چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے، افضل خان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ جانتے ہو تو پھر دوبارہ دلیل نہیں سننا، جواب سننا ہے، شمشیر لالا نے آواز میں دباؤ بھر کر کہا تھا۔ لالا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر ہوتا، اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں خوشی خوشی آپ کے فیصلے پر سر جھکا دیتا، مگر میری صرف ایک بیٹی ہے جس کی شادی ہو چکی ہے، تو میں یہ شرط کیسے مان سکتا ہوں؟ افضل خان نے معتبانہ انداز میں اپناتے ہوئے کہا۔ جرگے میں خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں افضل خان پر جمی تھی
और हर सांस में दबाव महसूस हो रहा था। गलत बयानी मत करो अफजल खान। शमशीर लाला के कुछ कहने से पहले ही तबरेज़ खान की कड़कदार आवाज़ खिड़की में गूंज उठी थी। तबरेज़ खान में गलत बयानी नहीं कर रहा। मेरी एक ही बेटी थी, एज़ल, जिसकी शादी मैं डीएसपी यारम खान के साथ कर चुका हूँ। अब मैं तुम्हारी शर्त कैसे मानूं? वो नजर झुकाए बोला। तबरेज़ खान की आंखों में दर्द और गुस्सा साथ साथ था। खामोश लम्हे गुजरे, फिर इसने धीमी मगर पुख्ता आवाज़ में कहा, अफजल खान, एक बात मत भूलो, तुम लोगों से झूठ बोल सकते हो, जिरगे में बैठकर शमशीर लाला से भी झूठ बोल सकते हो, मगर मुझसे नहीं। ये भी मत भूलो कि एक वक्त में मैं तुम्हारा बहनोई था और बहुत अच्छा दोस्त भी। मैं तुम लोगों की लोगों की हर बारीक से बारीक अंदरूनी बात में अच्छी तरह से जानता हूँ। तबरेज़ खान के पास कोई तो ऐसी बात थी जिससे आज वो पर्दा उठाने का इरादा रखे हुए था। अफजल खान ने खूंखार नजरों से तबरेज़ खान की तरफ देखा था। जिरगे में हर सांस भारी लग रहा था। खामोशी में सिर्फ फैसला सुनने की शिद्दत बाकी थी। सब कुछ उलझा हुआ लग रहा था। शमशीर लाला की आवाज़ गूंजी, अफजल खान, जिरगे में बैठकर झूठ बोलकर खुद को मत उलझाओ। क्या सच है क्या झूठ है बताओ। मगर अफजल खान के लब अब भी खामोश थे। न जाने वो किस राज का पर्दा उठाने में हिचकिचा रहा था। लाला ये नहीं बोलेगा, मैं बताता हूँ। तबरेज़ खान शायद इस राज का पर्दा उठाने का फैसला कर चुका था। इसकी एक और बेटी है नूर, जिसे इसने बचपन में ही अपनी बहन की गोद में डाल दिया था, मगर रिश्ते में आज भी वो इसकी बेटी है, इसका खून है। मुझे इसकी बेटी का हाथ अपने बेटे माहिद के लिए चाहिए। तबरेज़ में बचपन में ही अपनी बहन को गोद में डाल चुका हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो, अफजल खान ने बुलंद आवाज़ में कहा और एकदम से इसकी आंखों में खून उतर आया। पूरा वजूद झंझना उठा था। हाथ घुटनों पर जम गए थे, गर्दन थोड़ी झुकी। अफजल खान, आवाज़ ऊंची रखी, मत भूलो कि कश्मीर के जिरगे में बैठे हो। शमशीर लाला ने गुस्से से लाल होती आंखों से धारते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा लाला, मगर नूर पर मेरा कोई हक नहीं है। अफजल खान की आवाज़ हल्की थी, लेकिन इसकी नज़रें ज़मीन की लकीर पर जम गई थी। दिल में एक अजीब सी कशमकश महसूस हो रही थी। अफजल खान, तुम्हें तबरेज़ खान की बात माननी पड़ेगी। अगर खुद अपने हाथों से निकाह के लिए इसके बेटे के साथ रुखसत कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये भी याद रखो कि जिस तरह तुम्हारा बेटा अकेला अपने बलबूते पर इस बेटी को लेकर गया, अब इसके बेटे के साथ पूरी जगह खड़ी है। तुम्हारी बेटी को इसी अंदाज से इसके बेटे के साथ मंसूब करना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। अब ये तुम्हारी मर्जी है, जो फैसला करोगे वही जिरगे का फैसला माना जाएगा। लाला, मेरी बहन बेऔलाद है, वो मर जाएगी। अफजल खान ने हाथ जोड़ दिए। आवाज़ में अब एहतजाज नहीं था, बस ख्वाब और मजबूरी की गूंज सुनाई दे रही थी। मर तो मेरी बेटी की माँ भी रही है। तबरेज़ खान की आवाज़ भारी थी, सुर्ख आंखें अफजल खान पर जमी रही। जब से तुम्हारे बेटे ने ये हरकत की है, वो चारपाई से लगी हुई है, खाना पीना छोड़ चुकी है, हफ्तों का बुखार नहीं उतरता, यहाँ तक कि अस्पताल में दाखिल करवाने की नौबत आ गई है। लफ्ज़ पूरे थे, आवाज़ में कोई चीख नहीं थी, बस ऐसा दर्द था जो आंखों से झांक रहा था। बोलो अफजल खान, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? दूसरी जानिब खामोशी छाई थी। शायद अफजल खान के पास अब कहने को कुछ नहीं था। शमशीर लाला की आवाज़ फैसला कुन थी, हर लफ्ज़ जिरगे में गूंज रहा था। हमारी खामोशी बता रही है कि अब तुम्हारे पास कुछ कहने को कुछ नहीं है, बस इतना जान की तकलीफ तो हर माँ को अपनी बेटी से एक जैसी होती है। अगर तुम्हारे बेटे ने तकलीफ दी है तो तुम भी अपनी बहन के लिए तकलीफ झेलने की हिम्मत पैदा करो। कुछ लम्हों के जिरगे में खामोशी छा गई, कोई बोल नहीं सका। अफजल खान ने सर झुकाते हुए खामोशी में शायद हामी भर चुका था। तो ठीक है, तय हो गया। 2 दिन बाद तुम अपनी बेटी को तबरेज़ खान के बेटे माहिद खान के निकाह में देकर रुखसत कर दोगे, और जिस तरह तबरेज़ की बेटी का इन लोगों के साथ कोई राब्ता नहीं, इसी तरह तुम्हारी बेटी का भी तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, अगर कल को तुम्हारा बेटा तबरेज़ खान की बेटी को बाइज़्ज़त वापस ले आता है और बाप के साथ बैठकर तुम लोगों बात सुलझा लेते हो, तो ये फैसला ज़रूर बदल सकता है। तब तक के लिए यही फैसला अंजाम पाया है। जी लाला, अफजल खान सर चुकाए, बस इतना कहा। अगर किसी को इस फैसले से एतराज़ है तो अपना एतराज़ रख सकता है। शमशीर लाला ने जगह में बैठे बुजुर्गों, ख़ास तौर पर चंद अहम हज़रात की तरफ नज़र उठाकर देखा। जरगे में खामोशी छा गई थी, सिर्फ हवा की हल्की जंबिश के साथ किसी के सांस की हल्की सी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कैसी बात करते हैं शमशीर लाला, आपका फैसला अदल और इंसाफ पर होता है, एतराज़ की गुंजाइश ही नहीं है। चंद बुजुर्गों ने एक साथ ये जवाब दिया था, आवाज़ में एहतराम और संजीदगी मगर दबाव की कोई कमी नहीं। तुम मुतमईन हो इस फैसले से? शमशीर लाला ने तबरेज़ खान की जानिब नज़र डालकर पूछा। जी लाला, मैं मुतमईन हूँ। तबरेज़ खान की आवाज़ भी अब दबाव के साथ संजीदा थी। जरगे में एक लम्हे के लिए सब खामोश रहे, फिर बुजुर्ग आहिस्ता आहिस्ता उठने लगे, हाथ अपने घुटनों पर रखे, सर झुकाए, एक दूसरे को देखते हुए एहतराम का इशारा देते। सबके चेहरों पर फैसला कबूल करने की संजीदगी और जरगे का वकार छलक रहा था।
अफजल खान आज पूरी तरह अंदर से बिखरा हुआ था। अपनी बेटी की गलती की सज़ा इसकी मासूम बच्ची को मिलने वाली थी, जिसे वो बरसों पहले अपनी बहन की खाली गोद में डाल चुका था। शर्म से वो खुद से भी आंखें नहीं मिला पा रहा था। कदम गाड़ी की जानिब बढ़े और इसने गाड़ी का रुख अपनी बहन के घर की तरफ मोड़ दिया था। अगर इसके बस में होता तो ये सफ़र यहीं ख़त्म कर देता, मगर जाना ज़रूरी था, हर सूरत जाना था, क्योंकि शमशीर लाला का क्या हुआ फैसला बदला नहीं जा सकता था। वो 2 दिन जैसे पलक झपकते गुजरे जा रहे थे। गाड़ी ने दोबारा दरवाज़ा पार किया तो दिल की एक ही दुआ उठी कि आँख खुल जा और ये सब ख्वाब साबित हो। वो गाड़ी से उतरा तो कदमों में ठहराव नहीं था, जैसे जिस्म आगे बढ़ रहा हो और दिल पीछे रह गया हो। गैर मुतवक्को आमद पर छोटी बहन एकदम खुशी से खिल उठी थी। चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में चमक और कदम बेख्तियार तेज हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? आने से पहले बता देते तो मैं आपके लिए कुछ खास इंतज़ाम कर लेती। वो बात करते हुए करीब आ गई। आवाज़ में खुशी थी, लहजे में अपनायत और हाथ आगे बढ़े हुए थे, मगर अफजल खान का जिस्म जैसे बोझल हो गया था। निगाहें एक लम्हे को छुप गई थी। चेहरे पर फैली शर्मिंदगी छुपाए न छुप सकी। इसने बहन को गले तो लगा लिया, मगर बाजुओं में वो गर्मी नहीं थी और लब खामोश रहे, जैसे दिल में जमा बोझ जुबान तक आने की हिम्मत ही न कर पा रहा हो। वो बहन के साथ अंदर की तरफ बढ़ा। सहन वही था, दीवारें वही, मगर इसे यूं लगा जैसे सब कुछ अजनबी हो गया हो। बहन ने चलते चलते इसकी तरफ देखा। मुस्कुराहट अब भी लबों पर थी, मगर निगाह बार बार से चेहरे पर ठहर रही थी, जैसे किसी अनकही बात को महसूस कर रही हो। भाईजान, तबीयत तो ठीक है ना? आप कुछ बदले बदले से लग रहे हैं। अफजल खान ने कदम रोक लिए थे। एक लम्हे को सांस भारी हो गई। निगाहें सामने दीवार पर जम गई थी, जैसे वहाँ कोई जवाब लिखा हो। हाँ, सब ठीक है। आवाज़ में वो यकीन नहीं था जो लफ्ज़ मांगते हैं। बहन ने कुछ कहना चाहा, फिर रुक गई। इसके चेहरे पर अब खुशी के साथ हल्की सी उलझन भी आ चुकी थी। अफजल खान ने सहन के बीच में खड़े होकर इर्द गिर्द देखा। यही वो घर था जहाँ वो अपनी बहन की गोद में खुशियाँ डालकर वो आज इसी जगह से अब इसे सबसे मुश्किल बात कहनी थी। भाईजान, आप यूं चुप रहेंगे तो मेरा दिल घबराने लगेगा। कुछ तो बताएं, क्या बात है? दोनों बाग में रखे मखमली सोफों पर बैठ चुके थे। सामने लकड़ी की मेज़ सजी हुई थी। फिजा में शाम की हल्की सी ठंडक उतर आई थी। अफजल खान खामोश था। निगाहें मेज़ के किनारे पर जमी हुई थी, जैसे वहाँ से बात शुरू करना चाहता हो। मुख्तारा, चाय के साथ कुछ खाने को ले आओ। इसने मुलाजमा को आवाज़ दी। शायद बात शुरू करने से पहले लम्हा भर का सहारा चाहती थी। जी बीबी जी, अभी लाई। मुलाजमा हुक्म बजा लाई। नहीं, अफजल खान ने फ़ौरन इसे रोक दिया था। मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, कुछ भी नहीं खाना चाहता। इसने हाथ के इशारे से मुलाजमा को वापस भेज दिया। वो खामोशी से पलट के, खैरियत है ना? घर में सब ठीक है? कुछ तो बताए। बहन की आवाज़ अब नरम नहीं रही थी, इसमें फ़िक्र साफ सुनाई दे रही थी। अफजल खान ने एक गहरी सांस ली, फिर अचानक आगे बढ़ा और अपनी बहन के दोनों हाथ थाम लिए। पहले ये वादा करो, इसकी आवाज़ भारी हो गई, कि मेरी मजबूरी को समझो और अपने भाई के बारे में दिल में कोई बात नहीं रखोगी। वो इसके और करीब होकर बैठ गया, जैसे अब पीछे हटने की कोई गुंजाइश बाकी न हो। मैं आपके बारे में कैसे कुछ गलत सोच सकती हूँ? आप जैसे भाई हर बहन के नसीब में नहीं होते। आप बेफिक्र होकर बताएं, क्या बात है जिसके लिए आपको पहले मुझसे वादा लेना पड़ रहा है? अपने भाई के हाथ मजबूती से थामे हुए थी। अब इसकी गिरफ्त में अब सिर्फ अपनायत नहीं रही थी, परेशानी भी शामिल हो चुकी थी। आंखों में तजस्सुस साफ से लग रहा था और चेहरा आने वाली बात से खौफ से संजीदा हो गया था। नूर को वापस लेने आया हूँ। क्या? वो आंखें बड़ी करके साथ सांस थमी हुई अगली लफ्ज़ का इंतज़ार कर रही थी। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर देना। अफजल खान ने बात शुरू की तो आवाज़ साथ ना दे सकी। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि मैं तुम्हारे सामने यूं खड़ा हूँगा। इसने निगाहें झुका लीं, मगर कभी कभी इंसान के हाथ से हालात निकल जाते हैं। आज मेरी बेबसी मुझे तुम्हारे दर तक ले आई है। भाई, मेरा दिल घबराने लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कह रहे हैं ये सब। बस की तरफ झुकी और अपने हाथ थामना सहारा नहीं रहा था, ज़रूरत बन चुका था। आंखों में सवाल थे और लहजे में खौफ, जैसे अगला लफ्ज़ कुछ तोड़ देगा। भाई, मेरा दिल घबराने लगा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं और क्यों कह रहे हैं ये सब। उसकी तरफ झुकी। अब हाथ थामना सहारा नहीं रहा था, ज़रूरत बन चुका था। आंखों में सवाल थे और लहजे में खौफ, जैसे अगला लफ्ज़ कुछ तोड़ देगा। बस इतना समझ लो, नूर के बदले हम आर्यान की ज़िंदगी बचा सकते हैं। इसने ये कहते हुए निगाह उठा ली और पहली बार इसकी आवाज़ में बाप होने का खौफ साफ सुनाई दे रहा था। मतलब आर्यान को क्या हुआ है? बहन ने हैरत और खौफ के मिले जुले अंदाज में पूछा। सांस थम सी गई थी। अफजल खान के सीने में कुछ रुक गया। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर धीरे धीरे हर खबर बहन तक पहुँचाने लगा। लफ्ज़ इसके होठों से निकलते गए और हर बात का बोझ इसके वजूद पर महसूस हो रहा था। वो दोनों हाथ अपने मुंह पर रखे हुए आंखों में हैरत और तशवीश लिए सुन रही थी।
आखिर में गुस्से और दर्द से पूछा, और ये सब कुछ आपने मुझे क्यों नहीं बताया? एक बार भी आपको मुझे बताना ज़रूरी नहीं लगा? इतना पराया कर दिया आपने मुझे। इसकी आवाज़ में दर्द और सवाल दोनों थे और हर लम्हे भर के लिए वो और अफजल खान एक दूसरे की कैफियत को आंखों से पढ़ते रहे। मुझे लगा था शायद सब ठीक हो जाएगा। वो एक लम्हा रुका, जैसे लफ्ज़ आगे बढ़ने से इनकार कर रहे हों, मगर अफसोस मैं कुछ भी ठीक ना कर सका। नज़रें खुद ही झुक गईं। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आज रोशाने की वजह से मेरा अपना बेटा इस कदर गुमराह हो चुका है। काश ये बात रोशाने की समझ में भी आ जाए कि ये जहर उसका ही दिया हुआ है। अगर उसे तो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है। और आखिरी जुमला कहते हुए उसकी आवाज़ बैठ गई थी। इर्द गिर्द एक ऐसा सन्नाटा फैल गया था जिसमें पछतावा साफ सुनाई दे रहा था। अम्मा, आप मेरी शादी कैसे कर सकती हैं? मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। अभी तो मैं पढ़ रही हूँ। नूर की आवाज़ कांप रही थी। आंखों में खौफ और हैरत दोनों झलक रहे थे। आप तो कहती थी कि मुझे पढ़ाकर डॉक्टर बनाएंगी और फिर शादी करेंगी, मगर अब इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं? अम्मा प्लीज़ जवाब दें। नूर अपनी माँ के सीने से लिपटी हुई तड़प रही थी। आंखें भीगी हुई थी, लब कांप रहे थे। माँ खामोश थी, दिल पर हाथ रखे। सिर्फ सांस की हल्की हल्की आवाज़ थी जो सब कुछ कह रही थी, क्योंकि अफजल खान हाथ छोड़कर खड़ा था, आर्यान की ज़िंदगी बचाने के लिए दिल पर पत्थर रखते हुए। नूर को बदले के तौर पर वापस देना पड़ रहा था। माँ बनकर सोचती तो फ़ौरन इनकार कर देती, मगर एक बहन के लिए ये आसान नहीं था वो अपने भाई को इनकार करे। वही भाई जिसने इसकी खाली गोद को अपनी औलाद से भर कर रखा था, मगर दूसरी तरफ वो अपनी बेटी को रोते और तड़पते हुए भी नहीं देख सकती थी। नूर, जिसे अभी पढ़ना था, वो डॉक्टर बनना था, अब इसके ख्वाब चकनाचूर किए जा रहे थे और पढ़ाई बीच में छुड़वाकर इसे शादी के लिए कहा जा रहा था। शादी जो कि शादी के नाम पर सजा थी। वो सककर माँ के सीने से लिपटी हुई रोती रही, जैसे हर सांस में दर्द खुल रहा हो। ये मंजर कोई भी देखता तो दिल दहल जाता। अफजल खान अपनी बेटी को लेने आया था। नूर का निकाह वो अपने घर से करना चाहता था, शायद नूर की माँ को इस तकलीफ से बचाने के लिए जिससे वो खुद भी गुजर रहा था। वो जानता था कि निकाह के वक्त नूर तड़पेगी, रोएगी, तो शायद माँ बर्दाश्त न कर सके। नूर को इन्होंने बहुत प्यार से पाला था, दुनिया की सख्तियों से बचाकर, कांच की गुड़िया की तरह, मगर आज वो कांच की गुड़िया बदले की आड़ में रुखसत होकर जा रही थी। इसके आने वाली ज़िंदगी में क्या लिखा है कोई नहीं जानता था। अम्मा, कुछ तो बोलें, जवाब दें। मैं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। नूर की आवाज़ कांप रही थी, आंखें भीगी और जिस्म लरस रहा था। नूर मेरी बच्ची, वक्त आने पर तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा। माँ ने अपने आंसू जब्त किए। आवाज़ ज़बरदस्ती नूर का हाथ थामकर इसके बाप के हाथ में दे दिया। खान ने इसे अपने सीने से लगाने की कोशिश की, मगर नूर अपनी माँ की जुदाई में तड़प रही थी। कुछ लम्हे बाद बड़ी मुश्किल से इसे गाड़ी में बिठाया गया। दरवाज़ा बंद हो गया। जब गाड़ी गेट से बाहर निकली, नूर की माँ दिल पर जबर किए खड़ी, सफ़ेद चेहरा, होंठ कांप रहे थे, आंखों में दर्द और खौफ के मिले जुले जज्बात। लम्हा भर भी वो हरकत न कर सकी, फिर अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। नूर गाड़ी में बैठकर दूर जा रही थी। हर सांस, हर लम्हा माँ के दिल में खाली जगह छोड़ रहा था। माँ को फ़ौरन उठा कर घर के अंदर ले जाया गया। खामोशी और आंखों से आंसू इस दर्द की शिद्दत बढ़ा रहे थे। नूर अब हमेशा के लिए इसके सामने से दूर थी। इसकी रुखसती ने माँ के दिल में एक गहरा खंदक छोड़ दिया था। आज एक माँ का दुख इतना शदीद था कि ज़मीन लरसती महसूस हुई। आसमान के बादल भी इसके आंसुओं में शामिल लगे और हर खामोशी, हर लम्हा इस दर्द को और भी जानदार बना रहा था। खान, वो जब से आई है रो रो कर अपना बुरा हाल कर चुकी है। एक लम्हा भी सुकून से नहीं बैठी। इसकी आंखों से आंसू जैसे सूखने का नाम ही नहीं ले रहे। गुलनाज ने आहिस्ता से मगर बोझल लहजे में ये खबर अफजल खान को सुनाई। अफजल खान अपने कमरे में बैठ के साथ टेक लगाए बैठा था। सर दीवार से लगा हुआ, एक हाथ माथे पर जिसे वो बार बार मसल रहा था। उसकी खामोशी, झुकी हुई गर्दन और आंखों के गिर्द फैला तनाव साफ बता रहा था कि वो किस कदर गहरी परेशानी में है। गुलनाज की बातें सुनते इसने आहिस्ता से सर उठाया और खाली खाली नजरों से इसकी तरफ देखा। जैसे अल्फाज सुन तो लिए हों, मगर अंदर कहीं वो पहले ही टूट चुका था। इसकी ज़िंदगी में रोना तो तुम्हारे बेटे ने पूरी उम्र के लिए लिख दिया था, अब रो लेने दो। ये कहते हुए इसने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। होंठों पर तल्ख लकीर और लहजा ऐसा था कि जिसमें तंज भी जब्त शुदा, गुस्सा भी था। गुलनाज की नज़रें चमक उठी थी। 2 कदम आगे बढ़ाकर बेड के करीब खड़ी हो गई थी। ये सब आप मुझे किस लिए सुना रहे हैं? क्या इसने ये सब कुछ मुझसे पूछकर किया था? देखो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह का वास्ता है बहस मत करना। अफजल खान ने दोनों हाथ जोड़कर एक गहरी सांस के साथ जान छुड़ाई थी। ये अच्छा है, पहले खुद तंज मार लें और फिर जब मैं बात शुरू करूं तो हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं। और पांव पटकते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई थी। अफजल खान ने माथे पर हाथ रखकर एक लम्हे इसे देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। अफसोस है मुझे तुम्हारे सोच पर, इस वक्त भी तुम्हें झगड़ा ही सोच रहा है।
ایک بار تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ میں تمہارے لیے تمہارے بیٹے نے ہمیں کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ آج اس کی وجہ سے اپنی بہن کو روتے تڑپتے چھوڑ آیا ہوں۔ افضل خان کا لہجہ نرم ہوا، جیسے وہ اپنی ٹوٹی ہوئی کیفیت اپنی بیوی کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہو۔ گلناز کے چہرے کا تناؤ تھوڑا کم ہوا، جیسے اسے افضل خان کے درد کا احساس ہو گیا ہو۔ مجھے بھی آپ کے دکھ کا احساس ہے، مگر اب جو ہو چکا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ فیصلہ بھی تو آپ ہی نے ہی لے کر آئے ہیں۔ گلناز نے اس بار بھی ذرا تحمل سا دکھائی دیا تھا۔ میں خوشی خوشی یہ موت کا فرمان لے کر نہیں آیا۔ کوئی باپ خوشی سے اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ میں نہیں جھونکتا۔ تبریز خان اپنا فیصلہ تھانے یا کچہری تک نہیں لے جانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے درج کروائی گئی رپورٹ بھی واپس لی۔ تم جانتی ہو وہ ہمیشہ ذہانت سے کام لیتا ہے۔ اس نے شمشیر لالہ کی جرگہ میں اپنا مقدمہ رکھا، اور تم اس حقیقت سے بے خبر نہیں ہو کہ آج بھی شمشیر لالہ حق کی بات کرتے ہیں۔ اس کے نزدیک حق یہی تھا کہ جو تبریز خان اور اس کے گھر والوں نے سہارا وہی وہ ہمیں سہنا ہوگا۔ میرے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ سے دعا کرو کہ ہماری بیٹی کو وہ لوگ زیادہ تکلیف نہ دیں۔ دعا کے سوا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ افضل خان کی آنکھیں نم تھی اور گلناز بھی بے اختیار رونے لگی۔ کمر درد سے بھرا ہوا تھا، لبوں پر خاموشی، دل میں بے بسی۔ ایک دم سے دروازہ ہلکی کھٹک کے ساتھ کھلا تھا۔ روشان نے اندر قدم رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی، لہجے میں غصہ، مگر وجود ایک مضبوط شخص کی طرح کھڑا تھا۔ لالا، آپ نور کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کا لہجہ کٹا، ہر لفظ میں قہر اور سختی تھی۔ بچی ہے وہ ابھی، اس کے پڑھنے کے کھیلنے کے دن ہے، میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گی۔ آپ نے تبریز خان کی بات مان کیسے لی؟ تبریز کے بغیر موقع دیے وہ بولتی چلی گئی۔ روشانی کی موجودگی کمرے کا ماحول ٹھنڈا سا ہو گیا تھا۔ کوئی ہلکی حرکت نہیں، صرف غصہ لیکن مضبوطی واضح تھی۔ وہ اپنی پوزیشن میں کھڑی، قدم جمائے ہوئے، نگاہیں بہترین حد تک کنٹرول میں، مگر ہر لفظ میں طاقت اور الزام کا اثر موجود۔ افضل خان نے روشانی کی طرف دیکھا، ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک لمحے کے لیے خاموش رہا۔ دل میں اندر کی ٹوٹ پھوٹ اور باہر کی سختی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں روشانی کے لیے شدید غصہ ظاہر ہوا، جسے شاید وہ ایک ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چپ کیوں ہے؟ جواب دے لالا۔ روشانی کا انداز ایسا تھا جیسے کہ وہ فیصلہ کیے بغیر جانے والی نہیں تھی۔ اس کا یہی انداز افضل خان کو مزید غصہ دلا کیا تھا، جسے وہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خبردار، اگر تم نے کوئی فساد کھڑا کیا۔ افضل خان کی آواز کمرے میں گونجی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ سے اتر کر اس کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ روشانی گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ غصے سے افضل خان کے کندھے تن گئے تھے، نگاہیں سختی سے روشانی پر جمی ہوئی تھی۔ اس بار لہجے میں نہ نرمی تھی نہ گنجائش، صرف حکم تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو بڑی خوشی کے ساتھ بدلے کی بھیٹ چڑھا رہا ہوں؟ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، آواز بھاری ہوئی، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں جیسے ضبط کی حد ٹوٹنے کو ہو۔ یہ سب تمہاری اور تمہارے بھتیجے کی مہربانی ہے، جس کی وجہ سے آج میری پھول جیسی بیٹی بدلے کی بھیٹ چڑھ رہی ہے، اور تم شور مچا کر سچی ثابت ہونا چاہتی ہو۔ آخری جملہ اس نے ذرا جھک کر کہا، آواز میں طنز بھی تھا اور الزام بھی۔ الفاظ ایک ایک کر کے گرتے گئے، زہر آلود کڑوے۔ اس کی نگاہوں میں وہ درد تھا جو برسوں چھپایا گیا تھا۔ روشانی نے ایسے کھڑی تھی جیسے سچ اس کے سامنے کھڑا ہو اور وہ اس کی نظریں چرا رہی ہو۔ روشانی کی خاموشی لمحہ بھر کی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ سارا قصور میرا اور آریان کا ہے، مگر میرے خیال سے آریان نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تبریز خان اسی قابل ہے، خدا تمہیں عقل دے، تمہارے لیے یہی دعا کر سکتا ہوں۔ افضل خان نے افسوس سے کہا، روشانی چپ کر جاؤ، پہلے ہی بہت پریشانی کا ماحول ہے، تمہیں نظر نہیں آ رہا تمہارا لالا پریشان ہے، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ گلناز نے ہمیشہ کی طرح بیچ میں پڑتے ہوئے بات کو سلجھانے کی کوشش کی، مگر بری طرح ناکام ہوئی۔ کیوں چپ کر جاؤ؟ ہمیشہ مجھے ہی چپ کیوں کروایا جاتا ہے؟ اس شخص کے ساتھ آج بھی لالا کو اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ اس لیے وہ آپ کا بہترین دوست ہے، آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، جس کی دوستی کو آپ آج بھی چھوڑ نہیں سکتے؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے اس دوستی کو چھوڑ دیا، مگر دل کے کسی گوشے میں آج بھی زندہ ہے کوئی سی دوستی۔ کون سی دوستی؟ دوستی کا تو گلا تم نے گھونٹ دیا، تم نے اسے دشمن بنا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اب بھی تمہیں سکون نہیں ہے؟ اب اور کیا چاہتی ہو؟ افضل خان آج کھل کر اپنے دل کا درد دکھا رہا تھا، مگر درد دکھانا فضول تھا۔ روشانی کو آج بھی اپنا آپ ہی ٹھیک لگ رہا تھا۔ گلناز بے بسی سے ماتھا پیٹ کر رہ گئی تھی۔ روشانی نے چپ ہونے کی امید لگانا اسے اپنی بے وقوفی لگ رہی تھی۔ لالا، کیسے بھائی ہیں آپ؟ چہرے پر ہلکی سی تلخی کے ساتھ
सी महसूस हुई थी। आपको दोस्ती टूट जाने का गम आज भी है, मगर अपनी बहन का दुख का एहसास नहीं। निगाहें झुकी रही, सर थोड़ा सा आगे। इस शख्स ने तलाक मेरे मुंह पर दे मारी, बेवफाई की। खामोश अफसोस चेहरे पर, थोड़ी सी तलखी। मगर अफसोस हो आज भी आपको ठीक लग रहा है? रोशानी, ये बात तुम आर्यान को बताना, जो तुम्हारी हकीकत से वाकिफ नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुमने कैसे तबरेज़ खान को मजबूर कर दिया था कि वो तुम्हें तलाक दे दे। चेहरा सख्त, आवाज़ भारी। एक मर्द के सब्र की जो आखिरी हद होती है, तुमने वो हद कितनी बार पार की थी। तब मजबूर होकर तबरेज़ खान ने तुम्हें तलाक जैसा गंदा लफ्ज़ बोला था। निगाह जम गई, सांस थोड़ी सी रुक गई थी। तुमने अपनी खुद सरी से अपने घर को बर्बाद कर दिया और अपने साथ साथ मेरे बेटे को भी बर्बाद किया। और अब तुम लोगों ने मिलकर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। चेहरे पर गुस्सा, दिल में टूट-फूट। रोशानी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हें और अपने घर में बर्दाश्त कर सकूं। खुदा का वास्ता है, हमारा पीछा छोड़ दो। अफजल खान आज अपने आप से बाहर और अल्फाज रोशानी के सामने कह रहा था, जिन्हें कहने से वो हमेशा खुद को रोके रखा था। लाला, आप मुझे घर से निकल जाने को बोल रहे हैं? रोशानी ने बेयकीनी से देखते हुए, निगाहों में हैरत साफ झलक रही थी। हाँ, बिल्कुल ठीक सुना तुमने। मैं तुम्हें घर से जाने को ही बोल रहा हूँ, और अपने घर में रखकर मैं तबाही नहीं लाना चाहता। और वैसे भी तुम कौन सा मेरी पाबंद हो? 1 महीने स्कॉटलैंड में गुजार कर आ गई हो, तुम्हें मेरी इजाज़त दरकार नहीं। इसलिए बराए मेहरबानी हमारे हाल पर रहम खाओ और चली जाओ यहाँ से। वो दोनों हाथ जोड़कर रोशानी को देख रहा था। उससे भरी निगाहें इसके दिल की शिद्दत को बयां कर रही थी, और हर लफ्ज़ इसके लबों से जैसे दबी हुई नफरत और दर्द के साथ निकल रहा था। गुलनाज खामोश खड़ी थी। उसे इस वक्त अपना शौहर ठीक लग रहा था। रोशानी अपने भाई को इस मकाम पर खुद लेकर आई थी, आज इसे ये सब कहना पड़ा। रोशानी ने फटी फटी आंखों से हैरत लिए अफजल खान को देख रही थी। निगाहें खुली और बड़ी, जैसे उम्मीद ही ना हो कि इसका भाई कभी ऐसा कहेगा। वाह भाई, आज मैं आप पर इस कदर बोझ बन गई हूँ कि मुझसे घर की छत छीनने चले हैं। वो तंज़िया अंदाज में बोली। हैरत और दुख एक साथ लफ्ज़ों में उतर आए थे। बहनें बोझ नहीं होती अगर भाइयों के घरों में तबाही लाने की वजह न बने। और तुम बहुत अक्लमंद हो, छत का इंतज़ाम करो, खुद कर सकती हो। बाकी तुम्हें तुम्हारे किसी हक से महरूम नहीं करूँगा। वो जायदाद में से रोशानी के हिस्से की बात कर रहा था। अफजल खान का लहजा दो टोक था, इसमें ना नरमी थी ना गुंजाइश, बस एक फैसला जो वो सुना चुका था। और एक बात कान खोलकर सुन लो, कुछ देर में तबरेज़ खान अपने बेटे को निकाह के लिए लेकर पहुंचता होगा। साथ में जिरगा बैठने वाले की कई मोतबर लोग भी होंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी इज्जत का जनाजा निकालो, इसलिए खुदा का वास्ता है इन लोगों के आने से पहले यहाँ से चली जाओ या अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अफजल खान के लहजे में आज कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा था, सिर्फ हुक्म था और फैसला। आज उसने बहन और भाई के बीच खड़ी एहतराम की दीवार पूरे इख्तियार के साथ गिरा दी थी, और ये मकाम रोशानी खुद लेकर आई थी। मुझे क्या है मेरी बला से, अपनी बेटी को जलते तंदूर में डाल दें। मैं तो आपकी बेटी की भलाई के लिए बोल रही थी। लफ्ज़ों में तलखी थी, आवाज़ में ज़ख्मी अना। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, दोबारा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अफजल खान इसे जाता हुआ गुस्से से लाल होती नज़रों से देख रहा। इसके दिल में सिर्फ एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, आज इसे इसी की बहन के लिए इसकी बेटी कुर्बान होने जा रही है, जिसे ना तमीज़ है ना लिहाज। मैं जानती हूँ वो गलत है, मगर फिर भी आपको इस तरह इसे घर जाने को नहीं कहना चाहिए था। वो भी इस घर की बेटी है, चाहे गलत ही सही। अफजल खान गहरी सांस लेते हुए बेड के किनारे पर बैठ गया था। दोनों हाथ साइड पर जमे थे। एक टांग बेतरतीबी से हिल रही थी, जिसे अंदर की बेचैनी को खामोश करवाना चाहता हो। गुलनाज अपनी जगह से उठी और आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। कमरे में कुछ लम्हों के लिए बस खामोशी रह गई थी। वो खामोशी जो लफ्ज़ों से ज़्यादा भारी होती है। ये कदम मुझे बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। बरसों तक इसकी हर नाजायज़ बात मानता रहा, सिर्फ इसलिए कि ये बहन है। इसका दिल न टूटे। अफजल खान की आवाज़ भारी थी, जैसे हर लफ्ज़ सीने से खींच कर निकाल रहा हो। मगर आज इसकी वजह से मेरा बेटा मुझसे बदसन होकर घर से दूर है। इसी की गलत पटियाँ और गलत परवरिश मेरे बेटे को इस मकाम तक ले आई है, जिसका अंजाम वो खुद नहीं जानता। एक लम्हे को रुका, सांस जैसे अंदर ही अंदर टूट गई। और अब इसी की वजह से मेरी बेटी अजाब जैसी ज़िंदगी गुजारेगी। अगर इस तकलीफ़ में मुझसे चंद लफ्ज़ गुस्से में निकल गए तो तुम इन्हें इसका अंदाज़ देखा कैसे पाँव पटक गई। ज़रा सा भी लिहाज नहीं कि मैं इसका भाई हूँ। लहजा सख्त हो गया था, दर्द तलखी में बदल चुका था। जब इसे लिहाज नहीं तो फिर मैं क्यों लिहाज करूँ? तुम इसे छोड़ो, इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल जाकर हमारी बेटी की फ़िक्र करो, जो शायद अब कभी हमसे मिल ना सकेगी। ये कहते हुए अफजल खान के आंसू बेख्तियार छलक पड़े थे। इसे यूं टूटता देखकर गुलनाज भी ज़ब्त न कर सकी थी। सिस्कियाँ के लबों से फूट पड़ी थी। इस लम्हे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे,
اپنی بیٹی سے دور چلے جانے اور ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانے کے خوف سے خاموشی سے آنسو بہاتے ہوئے۔ نکاح سے پہلے کا لمحہ تھا، وہ لمحہ جسے خوشی کا ہونا چاہیے تھا، مگر کمرے کی فضا میں گھٹن کی ٹھہری ہوئی تھی۔ مہمانوں کی آوازیں باہر تھی، اندر خاموشی چیخ بن چکی تھی۔ دیواروں پر سجے پھول بھی معنی لگ رہے تھے۔ وہ وقت جیسے جان بوجھ کر آہستہ چل رہا تھا۔ پلیز مجھے کہیں مت بھیجیں، مجھے میری ماں کے پاس جانا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے پڑھنا ہے۔ اس کی آواز روتے روتے ٹوٹ رہی تھی، ہاتھ ماں کے چادر میں الجھے تھے جیسے وہ ایک کپڑے کے ٹکڑے سے اپنی زندگی باندھ لینا چاہتی ہوں۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، ضد نہیں تھی، خوف تھا، خالص بے بس خوف۔ گلناز نے نظریں چرا لی۔ ماں ہو کر بیٹی کے آنسو دیکھنا اور انہیں پہنچنے کی اجازت نہ ہونا، اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں تھا۔ افضل خان ساکت سے کھڑا تھا، بیٹی کے روتے ہوئے لفظ اس کے سینے میں اتر رہے تھے، ایک ایک کر کے وہ اندر کہیں سب کچھ توڑتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں اپنی سگی اولاد کے آنسو دیکھ رہے تھے اور اس لمحے میں اس کے پاس سوائے خاموشی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ کا نکاح کر کے آپ کو ان کے ساتھ رخصت نہ کیا گیا تو وہ لوگ آپ کے بھائی آریان کو مار دیں گے۔ کیا آپ اپنے بھائی کو مرتا ہوا دیکھ سکتی ہیں؟ نور کے آنسو کو دیکھ کر گلناز مجبور ہو گئی تھی۔ اس نے یہ لفظ کہا جو ایک ماں کے لیے بہت مشکل تھا۔ بیٹے کے نام کے ساتھ مرنے جینا جو لفظ جوڑنا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر مجبور تھی۔ نور کو سمجھانے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ گلناز کے الفاظ پر نور نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو جمع تھے، نگاہ ماں کی طرف جمی ہوئی تھی۔ نور جانتی تھی کہ وہ افضل خان اور گلناز کی بیٹی ہے۔ پھپھو سے اسے اتنا پیار ملا تھا کہ والدین سے کوئی شکوہ نہ تھا، مگر یہ سچ بھی تھا کہ نور اپنے سگے بہن بھائیوں سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایزل اور آریان خان کو وہ دونوں جان سے چاہتی تھی۔ آریان کی موت کا سن کر اس کا دل تڑپ گیا تھا اور وہ لمحہ درد کے ساتھ اس کے ہر سانس میں گھل گیا تھا۔ بولو نور، کیا تم اپنی آزادی کی قیمت اپنے بھائی کی جان دے کر ادا کر سکتی ہو؟ نور کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نگاہیں بڑی اور خوف زدہ، چہرہ پھوٹتے آنسوؤں سے نم تھا، مگر لب ہل نہیں رہے تھے۔ ایک طرف بھائی کی جان تھی اور دوسری طرف اس کی آزادی بہت مشکل تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم یہ نکاح رکوا دیتے ہیں۔ اس کی خاموشی پر ایک بار پھر گلناز کی آواز گونجی۔ میری جان، تم اتنی چھوٹی بچی تو نہیں کہ خاندان کے قاعدے اور قانون سے واقف نہ ہو۔ تم جانتی ہو کہ جرگے میں ہونے فیصلے کو ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہمیں ماننا پڑتا ہے۔ گلناز نے آہستہ سے نور کا ہاتھ پکڑا۔ نور نے سر جھکا لیا، سانس بے ترتیب سی تھی، ماں کی آواز میں آخری صبر اور رسم و رواج کی طاقت نور کے دل پر وہ کیل ٹھوک رہی تھی جو اسے آزادی سے دور لے جا رہی تھی۔ پلیز آپ آریان لالا کو فون کر کے کہہ دیں کہ وہ ان کو واپس کر دے اور معافی مانگ لے۔ اس طرح لالا کی جان بھی بچ جائے گی اور میرا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ نور کا پورا وجود کانپ رہا تھا، نگاہیں کبھی اٹھتی اور کبھی جھک جاتی، لب بولتے ہوئے آنے والی زندگی کا ڈر سے کانپ رہے تھے، مگر وہ رک نہیں رہی تھی۔ ہر لفظ اس کے چھوٹے دل سے نکلا جیسے ایک پنچھی پنجرے میں قید ہو اور پوری طاقت سے دہائی دے رہا ہو۔ گلناز نے گہری سانس لی، نور کی طرف دیکھا۔ دل مانتا بھرے جذبات سے بھرا ہوا تھا، مگر بے بسی کا عالم یہ کہ کچھ نہیں کر سکتی تھی سوائے سختی سے اپنی بیٹی کو سمجھانے کے۔ پہلی بات، وہ لوگ اب تمہارے لالا کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ دوسری بات، اگر ان کی بیٹی واپس بھی چلی جائے تو کیا ہم ان کی عزت لوٹا سکتے ہیں؟ تیسری بات، تمہارے لالا نے ہم سے سارے رابطے توڑ رکھے ہیں، فون بند کر رکھا ہے، کہاں ہے ہمیں معلوم نہیں۔ گلناز کی آواز لرز رہی تھی مگر ہر لفظ میں وزن تھا۔ تم آج اپنے لالا کی زندگی بچانے کے لیے خود پھانسی پر لٹک جاؤ، یا بچ کر آنے والے وقت میں اپنے لالا کو پھانسی پر لٹکتا دیکھنے کی ہمت پیدا کر لو۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے نور۔ گلناز جانتی تھی کہ وہ غصے میں اپنی بیٹی کے ساتھ سخت بول رہی ہے، مگر اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ حقیقت سے پردہ اٹھائے بغیر نور نکاح کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ نور ایک دم خاموش ہو گئی تھی، آنکھیں ماں کے چہرے پر جم رہی تھی جیسے ماں کی سختی میں چھپا ہوا درد سمجھ گیا ہو کہ اسے کچھ کہنے کے لیے۔ ہونٹ ہلے مگر آواز نہ نکلی، نظریں جھکا لی، انگلیاں دوپٹے کے کنارے میں الجھ گئیں، گرفت سخت ہوتی چلی گئی تھی۔ آریان کا چہرہ، اس کی ہنسی کی آواز، سب ایک ایک کر کے آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ نور نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا، اس بار آنسو نہیں گرے تھے، بس آنکھوں میں ٹھہر گئے تھے۔ اماں، آواز بہت دھیمی تھی، ٹوٹی ہوئی۔ آریان بھائی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ یہ کہتے ہوئے نور نے جیسے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ آواز میں چیخ نہیں تھی، شور نہیں تھا، مگر درد اتنا تھا کہ گلناز کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ افضل خان کے سیل پر کسی کا فون آ رہا تھا، جسے سننے کے لیے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ کمرے میں خاموش دیواروں اور آنکھوں میں نمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی ایزل نے ہوٹل کے اندر قدم رکھا، اندر کے ماحول نے اسے فوراً چونکا دیا۔ نرم روشنیوں میں نہایا ہوا حال، مدھم موسیقی اور ہوا میں بسی خوشبو، سب کچھ غیر معمولی سا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں آ کر ٹیبل پر بیٹھے تو ایزل کی نظریں بے اختیار ساتھ والی ٹیبل پر جا ٹھہری۔ کینڈلز کی نرم روشنی، میز کے عین درمیان رکھا ہوا کیک
और इर्द गिर्द की सजावट। याम डिनर बिल्कुल नहीं लग रहा था। एजल ने हल्की आवाज़ में कहा जैसे खुद से बात कर रही हो, लगता है किसी की बर्थडे है। फिर इसने नज़र दोबारा इसी मेज़ पर गई, मगर वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं थे। सजावट इसे अजीब सी जुस्तजू में मुब्तला कर रही थी। यारम दोनों हाथ मेज़ पर जमाए बैठा था। इसकी बड़बड़ाहट सुनकर वो खामोशी से मुस्कुरा दिया था, जैसे पहले से सब जानता हो। एजल थोड़ा सा कुर्सी से झुकी और साथ वाली मेज़ पर रखे केक को गौर से देखने लगी। केक पर लिखा नाम साफ देखने के लिए इसने आंखें सुकेड़ी, जैसे खुद को यकीन दिलाना चाहती हो कि कहीं गलती तो नहीं। अगले ही लम्हे इसकी आंखें चौंक उठी थी और लबों पर बेख्तियार मुस्कुराहट आ गई। एजल नाम वही था। इसने खुद से कंधे उचकाए और दिल ही दिल में सोचा, क्या हसीन इत्तेफाक है। काश कभी मेरी बर्थडे पर यारम भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज दे दे। क्या देख रही हो? यारम ने उसे गाफिल नजरों से घूरते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं, बस कितना अजीब इत्तेफाक है, जिसका नाम केक पर लिखा है वो आई नहीं और मैं आ गई हूँ। वो केक की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखिए इस पर भी एजल लिखा है। यारम ने हल्के से इसके सर पर चपत लगाई। बुद्धू, तुम्हारी ही बर्थडे है, तुम भूल गई हो? एजल की आंखों में यकदम हैरत फैल गई। चेहरे पर वो मुस्कुराहट उभरी जिसमें खुशी भी थी और अचानक लगने वाले इंकशाफ का झटका भी था। मतलब मैं अपनी बर्थडे भूल गई और आपको याद था? ये सरप्राइज मेरे लिए है। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे कुर्सी से खड़ी हो गई थी। बिल्कुल, ये सरप्राइज तुम्हारे लिए ही है। और हाँ, एजल आ चुकी है। इसकी खुशी देखकर यारम खुद भी मुस्कुराते हुए बोला था, थैंक यू सो मच। एजल की आवाज़ खुशी से लरस रही थी। आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मर भी जाऊँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। यारम की मुस्कुराहट फौरन संजीदा हो गई। ऐसी बात वो दोबारा मत कहना। खुशी के लम्हे जीने के लिए होते हैं, मरने की दुआएं मांगने के लिए नहीं। नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। वो फौरन बोली, मैं ध्यान रखूंगी, ऐसी बात दोबारा नहीं कहूँगी। मगर अगर मैं मर गई तो क्या आपको मेरे मरने से फ़र्क पड़ेगा? एजल, यारम ने गहरी सांस ली। ये बेवकूफ़ी की बातें करना ज़रूरी है? वो ज़िद्दी सी हो गई थी। प्लीज़ जवाब देना, फ़र्क पड़ेगा या नहीं? यारम ने गहरी सांस ली, नजरें इसके चेहरे पर जमाई और नरमी से हथेली मेज़ पर फैला दी। एजल ने अपना नाजुक सा हाथ इसके मजबूत हाथ पर रख दिया था। क्यों फ़र्क नहीं पड़ेगा? बीवी हो मेरी, यारम ने आहिस्ता से कहा। इसकी नज़रों में आज कुछ खास था। एजल ने वो नज़र महसूस की तो शर्मा गई और निगाहें झुका ली। वैसे तुम शर्मा लेती हो, देखकर अच्छा लगा। क्या मतलब है? वो आंखें ज़रा सी छोटी करके बोली, मतलब ये कि मुझे तो लगता था कि तुम शर्माने वाली बिल्कुल नहीं हो। हाँ, नहीं हो। मुझसे अपने शौहर के सामने शर्माने वाली एक्टिंग नहीं होती। फजूल, अब नहीं शर्माना आता तो क्या करूं? इसने बालों को हल्का सा झटका दिया। यारम मुस्कुराया। अच्छा, और जो 1 मिनट पहले वो क्या था? एक्टिंग? जी नहीं, वो ओरिजिनल था। कभी कभी बंदा थोड़ा बहुत शर्मा जाता है, नेचुरल है, मगर ज़्यादा शर्माने वाली मुझसे मत रखना। नहीं रखूंगा। जैसी हूँ मुझे वैसी ही पसंद हो। हाय सदके जाऊँ, कितना प्यारा बोलते हैं ना आप। बोलते रहा करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो केक कट करते हैं। यारम ने मुस्कुराते हुए कहा। जी चलें। एजल खुशी से बोली और केक कट करने के लिए साथ वाली मेज़ की तरफ बढ़ गई। कैंडल्स की नर्म रोशनी में रखा केक खामोशी से इनका इंतजार कर रहा था। एजल का हाथ थामे यारम साथ वाले टेबल की तरफ देखते हुए आगे बढ़ा, जहाँ एक खूबसूरत सा केक इंतजार कर रहा था। एजल के हाथ में छड़ी थी जिस पर रेड कलर का छोटा सा रिबन बांधा गया था। एजल खुशी से यारम की तरफ देख रही थी। वो प्यारी सी खुशी को दिल से महसूस कर रही थी। इसे सब कुछ ख्वाब सा लग रहा था। यारम ने इसकी नज़रों के सामने अपना हाथ लहराया था। मोहतरमा, मुझे बाद में देख लेना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही हूँ फिलहाल। केक काटो, इसके सामने हाथ लहराते हुए जैसे एजल को होश की दुनिया में वापस आने की दावत दे रहा था। एजल ने हवासों को काबू लाते हुए छड़ी मजबूती से पकड़ी, केक कट किया। हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ, अपनायत से कहा। थैंक यू सो मच, एजल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। केक का एक टुकड़ा उठाते हुए हाथ की मदद से यारम के सामने केक पेश किया। यारम ने इशारे से कहा कि पहले वो खाए। यारम ने केक इसकी जानिब बढ़ाया। दोनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। ब्यूटीफुल वाइफ कहा आपने? एजल अभी तक किसी बात पर अटकी हुई थी। नहीं, तुम्हें लगा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। यारम टिशू से हाथ साफ करता एक टिशू इसकी जानिब बढ़ाया और फिर वापसी इसी टेबल पर आकर बैठ गया जहाँ से वो उठकर केक कट करने के लिए गए थे। कंजूस इंसान, वो बड़बड़ाई। यारम खामोश था। एजल ने मेन्यू कार्ड हाथ में पकड़ा और गौर से देखने लगी। यारम इसके चेहरे को देख रहा था, दिल में सुकून, क्योंकि वो अब समझ चुका था कि वो अपने दिल को संभाल कर अपने रिश्ते को हकीकत में मजबूत बनाने में कामयाब हो रहा है। एक मुतमईन सी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखर गई थी। तो जनाब,
आप लोगों को हयात इर्तिज़ा एसए का नावल मेरी वॉइस में कैसा लग रहा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और स्टोरी आप लोगों को किस हद तक इंटरेस्टिंग लग रही है, स्टोरी के बारे में डिस्कस किया करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। अल्लाह हाफिज़।